नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा से डॉक्टर अंकेश्वर दुबे जी हैं, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे। दावेदारी कितनी मजबूत है आपकी? मेरी दावेदारी पिछले कई वर्षों से है और हर वक्त टिकट कटने, कई बार चैनलों में नाम चल गया, उसके बाद टिकट कट जाता है। पता नहीं क्या होता है, ईश्वर क्या देखना चाहता है। पर ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जितने भी दावेदार हैं, उन दावेदारों में यदि मेरिट बनाई जाएगी तो मेरिट में नंबर 1 अंकेश्वर दुबे ही आएगा। आपको क्यों आना पड़ा मैदान में, क्या वजह? वजह ये है कि जिस तरीके से भाजपा बेईमानी करके चुनाव जीत रही है, चाहे महापौर का हो चाहे विधानसभा को हो, तो जैसा कि इतिहास है कि अधिवक्ताओं ने देश में राजनीति की और देश को आज़ादी दिलाने में भी उनका हाथ रहा है। अधिवक्ता एक ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है और मुझे सौभाग्य कि मैं अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व लगातार कंटिन्यूएशन में 3 बार से कर रहा हूं अध्यक्ष के रूप में। और पूरे सागर में 2400 अधिवक्ता, हर वार्ड में 48 वार्ड में कम से कम 4-4 एडवोकेट्स हैं और जो वो हमारी ताकत है। और इसके अलावा भी मुझे जन सहयोग है हर वर्ग का। मैं ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व करता हूं, पर जब मैं चुनाव यहाँ का जीतता हूँ तो मुझे सारे वर्गों की वोट मिलती है। और ईश्वर की कृपा है कि मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से लेकर लगातार वार्ड तक के चुनाव में, कॉरपोरेशन में आज तक कभी मुँह की नहीं खाना पड़ी। और भाजपा के तीनों मंत्री सारे मुझे हराने में लगे रहते, पर ईश्वर की कृपा है और जनता का सहयोग है कि वो हमारे लिए सर आँखों पर बिठाते हैं। मैं हमेशा उनका आदर करता हूं और ऋणी रहूंगा। लगातार भाजपा जीत रही है सीट 3 बार से। नहीं, आपको कितना भरोसा है? हमारे वकीलों की भी समस्याओं को मैंने कई बार उठाया और हर बार वह आश्वासन दे देते हैं। हम लोग के वकीलों की चैम्बर बनना है, वो भी नहीं बन पाया आज दिनांक तक। कहते रहे कि बनवाएंगे। चूँकि मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ और अध्यक्ष के रूप में हूँ, तो शायद ये भेदभाव वो करते हैं कि हम कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में वहाँ विराजमान हैं, इसलिए वो शायद वो पैसा देना नहीं चाहते, जबकि अन्य जगह पर वह बहुत से पैसे बांट रहे हैं। फिर भी उनने जो तालाब की दुर्दशा सबको ने देखी है आँखों से, एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। मुझे वो एलिवेटेड कॉरिडोर आज तक समझ में नहीं आया कैसा बना है और कहाँ पर ले जाके उसका यातायात शुरू कब होगा और कैसे निकलेंगे लोग वहाँ पर चकरा घाट में, आज तक मुझे समझ में नहीं आया, ना जनता को समझ में आया। खुदाई तालाब की आज तक कितनी हुई, ये श्वेत पत्र जारी वे कर दें कि कितना उनने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आया था, स्मार्ट सिटी से क्या खर्च किया, कोई हिसाब किताब बताने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर रेवड़ियाँ बांट रही है और नित्य नए रोज़ कर्ज लेती है और लाडली बहना, लाडली आवास योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, वे बजाय पानी की तरह। क्यों बेवजह क्यों है? वो तो इन्हीं योजनाओं के बल पर वोटिंग की अपील कर रहे हैं लोगों से। बेवजह इसलिए कि आप स्वच्छ राजनीति करके ईमानदारी से जीते ना, रेवड़ी बांटकर। लाडली बहना जो योजना है उनकी, वो तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर है, तो आपको एतराज़ है? नहीं, महिला सशक्तिकरण पे महिला बिल पास हुआ, हम लोगों ने सबने समर्थन किया, कहीं कोई नहीं है। पर लोभ लालच देना, 1000 रुपये देना या साइकिल बांटना, स्कूटी बांटना, ये जो है इसमें आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सिर्फ 2 चीज़ें आप मुफ्त में दें, शिक्षा और चिकित्सा, तो बात समझ में आती है। पर हर चीज़ बांटना, लाठी लगाना और इस तरीके से वोटों को प्रभावित करना, जनता भी तो उसी से आकर्षित होती है, उसी पर डिपेंड है, वही मान रही है। तो ये स्वच्छ राजनीति के लिए वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, जो कमलनाथ जी कहते हैं कि
आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात न्याय की है कि किस तरीके से नई सरकार गिराई पैसे लेकर। तो क्या इस तरीके से पूरी देश में राजनीति होगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने विकास के तौर पर किया। नहीं, हम सिर्फ न्याय जनता से चाहते हैं कि आप इस तरीके की राजनीति पसंद करोगे कि खरीद करोग से कोई सरकार गिराकर सरकार चलाए और फिर रेवड़ियाँ बांटे, कि एक ईमानदार व्यक्तित्व जो कमलनाथ जी के पास है, जो स्वयं का अपना पैसा खर्च करके स्वयं के हेलीकॉप्टर से और सारी जगह दौरे करके और जनता के लिए बात करते, जनता की हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं किसी देश में कि जो स्वयं का जेब का खर्च करके ये इस उनके पास तो अनेकों मुद्दे हैं सर, राशन है, आयुष्मान कार्ड है, लाडली बहना है और रोड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास क्या है, किन मुद्दों के साथ जाते हैं आप हमारे मैदान? पास भी है पुरानी पेंशन, 500 रुपये का सिलेंडर कमलनाथ जी ने बोला है, और ऋण माफ़ होंगे किसानों के, बिजली 100 रुपये यूनिट। इस तरीके से हमारे 11 मांगे जो हम लोग की, जो कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। सारे लोगों को आने वाले समय में यदि सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी प्राथमिकता से करेंगे। अच्छा, एक नेता के तौर पर नहीं, एक अधिवक्ता के तौर पर आप बता सकते हैं कि सागर विधानसभा में क्या 6 सालों में कुछ भी विकास का दायरा नहीं बढ़ा है? देखिए, स्मार्ट सिटी आई, स्मार्ट सिटी आ जाने से पैसा आया, तो पैसे से रोड चौड़ीकरण हुआ, किस तरीके से हुआ, सारे जो इनके प्राइवेट कंपनीज़ को इनने ठेके दिए, टाटा और अन्य को, तो सारे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ढकोसला साबित हुए ना। हर जगह जो सीवर लाइन डली, कहीं सक्सेस नहीं है, पानी का भराव हो रहा है। तो किस इंजीनियर ने कैसे डिज़ाइन किया, और आज सागर में वही स्थिति है कि पानी गिर जाए अभी 1 घंटे तो पूरे में जलमग्न हो जाता है सागर, कहीं निकास नहीं है पानी का। तालाब के साथ आपने सारे सोर्सेज बंद कर दिए, वो भी सूखा पड़ा है। तो इस तरीके से विकास की पैसा आया और उसको रेवड़ी सा बांट दो और ठेकेदारों को प्राइवेटाइजेशन करके दे दो और खर्च करके और मलाई खा लो, सब लोग हिस्सा बांट कर लो, ये तो गलत बात है। इस तरीके से विकास जनता इस बार तो हमें लगता है परिवर्तन करेगी। देख चुकी जनता ऊब गई है, भर गई है, गले तक भर गई है। वो तो दावा ठोकते हैं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, फिर से सरकार में आएंगे। अब यही बात है कि जैसे महापौर चुनाव ने जीता, हम तो अभी भी कहते हैं कि यदि आप मतपत्रों के हिसाब से यदि आज वोटिंग कराएं तो ये एक भी सागर विधानसभा के सीटें नहीं जीतेंगे 8 में से। पर सारे के सारे अपने अपने हथकंडे अपना कर सारे लोग अपने अपने तरीके से मैनेज करके, ईवीएम से लेके बूथ मैनेजमेंट से लेके सारे इनको हथकंडे आ चुके हैं बेईमानी के, और इस तरीके से ये जीतते हैं चुनाव। बेईमानी और भाजपा में सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि बेईमानी है भाजपा में? कहते हैं, वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त नेता, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, सागर के वार्ड नंबर 3 का, सिविल लाइन वार्ड का। यदि मैं बड़ा नेता अपने आप को जब मानूं कि जब हम अपना वार्ड और बूथ जिताएं, कमलनाथ जी कहते हैं कि पहले वार्ड जीतो, बूथ जीतो, फिर आगे आके मिलना मुझसे। जिस समय मैं अपने वार्ड के बूथ पे खड़ा रहता हूँ तब तक बेईमानी नहीं होती। जैसे ही वहाँ से हम हटे और फर्जी मतदान और वो सालू, तो व्यक्ति यदि इनकी निगरानी रखे, चौकस चार चौबंद हो, और सारे 48 वार्डों में, सारे विधानसभाओं में इस तरीके से हमारे नेता लोग सबको बूथों पर मुस्तैदी से तैयार रखें, तो मैं कह रहा हूँ उनकी बेईमानी नहीं हो पाएगी और ये चुनाव नहीं जीतेंगे। ये इनका इंटरनल प्रशिक्षण है जो पहले से ये बूथ प्रबंधन में करते हैं कि वोटर लिस्ट में इनके जो पेज प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख जो भी बनाए हैं इनने, कि कितने लोग आउट ऑफ रेसिडेंस हैं, घर के बाहर हैं, उनके वोट से ये चिन्हित कर लेते हैं और वो डलाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और जिन जिन वार्डों में ये सफल हो जाते हैं वहाँ पर इनकी लीड बढ़ जाती है। हमारे जैसे वार्डों में आज बता दें वे आज तक जीत के और आगे भी जीत के, तो हम मान जाएं, क्योंकि यहाँ बेईमानी नहीं कर पाते वो।
आप अगर टिकट लेते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले आप क्या प्राथमिकता देंगे क्षेत्र की जनता की? क्षेत्र की जनता के लिए तो देखिए साहब, सागर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ, लास्ट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। तो जो नई पीढ़ी आ रही है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही है। ऑल इंडिया बेसिस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हमारे इधर के लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि जब पूरे ऑल इंडिया के लोग आएंगे यहाँ पर एग्ज़ाम देने तो उनको वो सीट्स मिल जाती हैं। हमारा जो डॉक्टर हरि सिंह गौर का सपना था कि हमारा यहाँ का पिछड़ा जो गरीब तबके का बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले, वो बेईमानी हो गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद एक स्टेट यूनिवर्सिटी सागर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सागर संभागीय मुख्यालय है। यहाँ ज़िले के अलावा संभाग के लोग भी पढ़ने आना चाहते हैं। वो आते थे स्टेट यूनिवर्सिटी में, किंतु अब वो उस कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, जहाँ की लूट मार मची है। प्राइवेट कॉलेजों में बेची जा रही हैं डिग्रियाँ, और उनको ऐसी डिग्रियाँ में लेना पड़ रही हैं, और उनकी एजुकेशन बिल्कुल न्यू बर्बाद हो गई है। नई जो जनरेशन आ रही है उसको शिक्षा के रूप में ठोस शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छी शिक्षा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी पहली प्राथमिकता है। ये सागर तालाब जो बर्बाद हो गया है उसकी दुर्दशा रो रहा है सागर पूरा, उसको कम से कम इतना तो डेप्थ में ले जाएं। इसके पहले BR नायडू जी ने कम से कम 4 फुट खोदा था तो स्वच्छ पानी आ गया था नीचे से, वो कहीं नहीं दिखता, घास सूख गई है पूरे में। आप जाके निरीक्षण कर लें जाके किस तरीके से उसको बांट दिया है, 2 भागों में कॉरिडोर बना दिया है, फुटपाथ बना दिया है। तो इस तरीके से ये सारा सागर तालाब के लिए जो पैसा आया है कमलनाथ जी ने सेंट्रल से दिया था वो उसका यूज नहीं हुआ। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन से इसकी सफाई होना चाहिए, प्राथमिकता ये हम लोगों ने मांग भी रखी थी, अनशन भी किया था, धरने पे बैठे थे यूथ कांग्रेस के लोग, हम भी गए थे कि उसको आप मशीनों से निकलवाएं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन जो है हैदराबाद की एक कंपनी है जो झीलों को साफ़ करने का काम करती है, उससे वो मत के पूरा साफ़ करके कीचड़ सहित बाहर फेंक देती है। तो मैनुअल तरीके से आप डंपर से और JCB से खुदवा रहे, 100, 200, 500, 1000 ट्रक निकलवा के आपने कह दिया खुदाई हो गई। ये बेईमानी, पैसे का दुरुपयोग, आखिर जनता का पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं। वो आपकी बात से याद आया कि आप कहते हैं जनता का पैसा है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि जनता का एक एक पैसा उनका तक पहुंच रहा है, उनकी चीज़ों में पहुंच रहा है, विकास में पहुंच रहा है, उन तक पहुंच रहा है। विकास में नहीं पहुंच रहा है। जिस तरीके से उन्होंने स्कूटी बांटी, साइकिल बांटी, रेवड़ी बांट रहे हैं, इसमें ये सिर्फ वोट को प्रभावित करने के लिए पैसा। जो जनहित के कार्य हैं, आप रोडों को, सड़कों को देख लें, सारी खुदी पड़ी हुई है, आज भी उनके पेच वर्क तक नहीं हुई। बड़े बाजार किसी भी रोड पे चले जाएं, सब उनने खोद के टाटा वालों ने रखी। उनका ये दावा है कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। मैडम, चूँकि आप बाहर से आई हैं, आपका चैनल में धन्यवाद देता हूं। यदि आप कहीं यहीं से मेरे गोपालगंज सिविल लाइन वार्ड से ही शुरू कर दें देखना, और हम आपके साथ चलने चलिए, सारे काम छोड़ के तैयार हैं, 48 वार्डों में निरीक्षण कर लें तो आप खुद इस बात की तस्दीक कर देंगे, मोहर लगा देंगे कि नहीं, वास्तव में ये लोग बेईमानी की बात करते हैं। यदि विकास की बात है तो आपने ठेके दिए, उन ठेकेदारों से क्यों नहीं कहा कि आप पूरी रोड बना के दीजिए? खोद के चले गए, कहीं कहीं डामर डाल दिया, कहीं कहीं सीमेंट डाल दिया, हो गया काम। इस तरीके से थोड़ी होता, लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के। एक मजबूत दावेदार के रूप में आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और यदि इस तरह से बार बार आप एक ही दल को चुनते रहेंगे, रोटी यदि एक ही तरफ रखी रहेगी तो जल जाएगी, तो उसको पलटें, देखें, दूसरों को मौका दें। आज यदि मान लीजिए मुझे बार में वकीलों ने चुना 3 बार, तो 3 बार मैंने कुछ काम किए होंगे तो उस काम को देखकर ही उनने चुना होगा। और यदि हमने आज काम नहीं करते हैं, बेईमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो बदलना चाहिए, हमें भी हराना चाहिए जनता को। तो जनता से निवेदन है कि इनके सारे कार्य
काम देख लिए, करतूतें देख ली, एक बार मौका कांग्रेस को दें और फिर कांग्रेस क्या करती है उसका अनुभव करें, ये मेरा कहना है। बहुत धन्यवाद आपका। अब क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व करता है, जो क्षेत्र का नेता होता है, वही सबसे ख़ास होता है, वही सीढ़ी होता है विकास का। अगर आप उसे देखकर, समझकर, सोचकर चलेंगे तभी आपके क्षेत्र का और आपका विकास हो सकता है। फिलहाल देखते रहें द दस्तक 24।